कैसे हो बच्चों? होप सो आपको क्लास 10th का डेवलपमेंट चैप्टर जो कि आपके इकोनॉमिक्स में था वो समझ में आया होगा। आज इकोनॉमिक्स से हट के सिविक्स में चलते हैं। सिविक्स में आपका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? आप ऐसे समझिए इस चैप्टर को समझने से पहले कि आपके घर में आप दो भाई हैं या एक भाई एक बहन है या आप जितने भी सिबलिंग्स हैं उसमें से अगर किसी एक ही सिबलिंग की बात मानी जाए और एक ही सिबलिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाए पेरेंट्स के द्वारा तो उस घर का माहौल क्या होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि जिस सिबलिंग को ज़्यादा प्यार दिया जाएगा वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आएगा और जिन सिबलिंग्स को इग्नोर किया जाएगा वो धीरे धीरे अनरेस्ट होने लगेंगे और हो सकता है कि धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स के साथ वो अटैचमेंट जो है जिसके साथ वो अटैचमेंट के साथ रहना चाहते हैं वो उनका ख़त्म हो जाए। सेम वैसे ही पावर शेयरिंग, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने ये बात समझते होंगे कि कोई भी कंट्री है वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी जो है वो नहीं रहती। बहुत सारी एथनिसिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल के साथ में एक कंट्री को बनाती हैं और क्योंकि सारी कम्युनिटीज़ का प्रोपोर्शन जो है वो अनइक्वल होता है तो इसीलिए सारी कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी एक ही एक कम्युनिटी को प्रमोट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आ सकता है, सिविल वॉर शुरू हो सकती है। इसलिए पावर शेयरिंग जो है इस तरीके से एक अनरेस्ट ना क्रिएट हो, इसलिए पावर को शेयर करना डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हालांकि पावर शेयरिंग के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कनाडा एक एग्जाम्पल है और नीदरलैंड एक एग्जाम्पल, ऐसे अनलिमिटेड एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी बुक में दो एग्जाम्पल के साथ आपको पावर शेयरिंग समझाया हुआ है तो सिर्फ अपन उतने ही स्कोप में पावर शेयर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या होती है या क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपको मालूम है क्योंकि डिफरेंट एथनिसिटी से लोग आते हैं, सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है और सभी उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ अपने आप को प्रूव कराना चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी में उतना ही महत्व रखते हैं जितने कि बाकी लोग। इसलिए पावर शेयरिंग जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पावर शेयरिंग की अगर डेफिनेशन में जाएं तो क्या लिखा है? पावर शेयरिंग इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स। आपको मालूम है कि अगर आप समझ लीजिए, सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कुछ हिंदू है कुछ मुस्लिम्स है तो सिर्फ सारी पावर हिंदूज के पास हो जाए या सारी पावर मुस्लिम्स के पास हो जाए, या लैंग्वेज वाइज ले लें, जैसे तमिल स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है। इंडिया में आप देखते होंगे कि हिंदी भाषियों को लेके या हिंदी की भाषा को लेके कितना ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनईपी में उसको मैंडेटरी कर दिया है थर्ड सब्जेक्ट, तो लोग जो है अनरेस्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप देखते हैं। तो इसीलिए पावर शेयरिंग किसी एक कम्युनिटी तक सीमित ना रख के जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं क्यों सबको इंक्लूड करना ज़रूरी है या हम उनको कैसे इंक्लूड किए हुए हैं, जब इस टॉपिक के बारे में समझते हैं तो वो क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। ठीक है, हर कंट्री का अपना अलग अलग या हर एक रीजन का अपना अलग अलग अप्रोच होता है पावर शेयरिंग का, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है उसके लिए लिखा हुआ है, दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट डाइवर्स कम्युनिटीज हैव ए वॉइस इन गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल हार्मनी। दैट मीन्स पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग के एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं अगर आप उनको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, सभी को गवर्नेंस में, सभी को अपनी आइडेंटिटीज़ जो है उसको प्रूव करने के लिए उतना ज़्यादा आप प्रमोट और मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनके अंदर एक अनरेस्ट रहेगा और हो सकता है कि वो बाद में जो अनरेस्ट हो रहा है वो सिविल वॉर का रूप ले ले, और इसी को इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। होप सो आपको समझ में आया होगा पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पावर शेयरिंग जो है वो क्यों जरूरी है। उसके लिए आपको बुक में दो रीजंस दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन आपको अभी बताया कि अगर पावर शेयर ना हो
तो जितनी भी अलग कम्युनिटीज होंगी उनके बीच में अलग अलग तरीके से दिमाग जो है उनका शेयर हो सकता है, या उनके बीच में जो भी डिस्टरबेंस है वो आ सकता है। अगर आपको एग्जांपल दिया कि आपके दो भाई हैं, अगर आप सिर्फ आपके भाई को प्रमोट किया जाए, आपको प्रमोट ना किया जाए, तो आपके अंदर ही एक रेवोल्यूशन की भावना आएगी। हो सकता है कि आप अपने घर में उतना ज्यादा अटैच्ड फील ना करें और हो सकता है आप घर छोड़ के भाग जाएं। तो इसीलिए अगर प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो इट हेल्प्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर कहीं पे भी पावर शेयरिंग बिल्कुल ऑप्टिमम है तो ऑप्टिमम पावर शेयरिंग जो है स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है, और अनरेस्ट अगर किसी प्रकार का क्रिएट हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करती है। मॉरल रीजन क्या है कि इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है उसका स्पिरिट यही है। आपने देखा होगा इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सभी के पास जो पावर है उसके एक वोट तक सीमित किया हुआ है। दैट मीन्स चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के पास इक्वल पावर है, और उस एक वोट की पावर से वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं या गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए मॉरल रीजन की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का बेसिक स्पिरिट है। और अगर प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो अगर आप इस तरीके के अनरेस्ट या सिविल वॉर्स इनसे बचना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, तो आपको पावर शेयर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपके बुक में दो केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला केस जो है वो श्रीलंका का है कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे की गई और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। उसके पहले श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन समझ लेते हैं, क्योंकि जो भी पावर शेयरिंग दिया हुआ है आपकी बुक में वो लैंग्वेज को बेस मान के दिया हुआ है। तो श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें सिन्हला स्पीकिंग जो है 74% है, तमिल स्पीकिंग जो है 18% है और बाकी 8% है। ठीक है, और इस तमिल स्पीकिंग में भी मुस्लिम है, हिंदू है, और तमिल में भी जो श्रीलंकन तमिल हैं और कुछ इंडियन तमिल हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप देखें तो एथनिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे मेजॉरिटी आपको दिख रहा होगा सिन्हला स्पीकिंग है, उसके अलावा तमिल स्पीकिंग 80% है, और तमिल स्पीकिंग में भी मुस्लिम, हिंदू और श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स उनके बीच में डिवीजन है। तो श्रीलंका ने ऐसा क्या किया जो उसकी केस स्टडी यहाँ पे हमको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। श्रीलंका ने जो किया उसको आगे हम समझेंगे, और श्रीलंका ने जिस भी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया उसके कारण सिविल वॉर जैसी स्थिति जो है उनकी इकोनॉमी में, उनकी कंट्री में जो है डेवलप हुई। श्रीलंका ने क्या किया, 1956 में एक एक्ट बनाया जिसमें सिन्हला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। दैट मीन्स वहां पे जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उनके अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ, और सिर्फ सिन्हला स्पीकिंग लोग को ऑफिशियल लैंग्वेज या और उनको ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके कारण तमिल स्पीकर्स की राइट्स और कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो खतरों में आ गई। दैट मीन्स 1956 से उन्होंने गड़बड़ी चालू की। नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। दैट मीन्स आप यूनिवर्सिटी में एडमिशंस की बात करें, गवर्नमेंट की जॉब की बात की जाए, हर जगह तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट किया गया और सिर्फ फेवर किया गया सिन्हलास को। दूसरा, बुद्धिस्ट प्रोटेक्शन। ये जो सिन्हला या इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं ये मेजॉरिटी में लगभग 99% बुद्धिस्ट लोग हैं। तो जो भी श्रीलंकन पॉलिसीज बनती थी उसमें बुद्धिस्ट को प्रमोट करना और अदर कम्युनिटी को प्रमोट ना करना, ये भी एक बहुत खतरनाक उनका एक पॉलिसी थी, जिसके कारण उनके यहाँ अनरेस्ट हुआ, जिसके कारण 1983 से 2009 तक LTTE जैसा एक ग्रुप फॉर्म हुआ, जिसके कारण सिविल वॉर और सिविल अनरेस्ट क्रिएट हुआ। आपने सुना होगा इतना ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ कि लगभग 1983 से लेकर 2009 तक लगभग मिलियंस ऑफ लोग जो हैं सिर्फ इसी डिस्क्रिमिनेशन या इस बात को या इस पॉलिसी को, बेसिकली तमिल्स का ये मानना था या तमिल्स की ये डिमांड थी कि हमारी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए, हमको गवर्नमेंट की में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसको दिया जाए, या जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे एडमिशन में हमको प्रेफर किया जाए, और जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें हमको थोड़ा सा वेटेज दिया जाए। दैट मीन्स हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिन्हला को प्रमोट करते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर दिया कि उनकी ये जो मांग थी उन्होंने पूरी तरीके से इस मांग को खत्म करके अब श्रीलंका को एक अपना तमिल का एक अलग से उसको डिवाइड करके एक कंट्री बनाने की मांग कर दी, जिसके बाद LTTE जैसा ग्रुप जो है वो एनफोर्स में आया। प्रभाकरन का आपने नाम हो सकता है सुना हो, वो उसके प्रमुख था, और उन्होंने इतनी हत्याएं हुई, इतना ज्यादा सिविल डिस्ट्रेस हुआ, और बाद में फिर N नंबर ऑफ 2009 में जब
गवर्नमेंट चेंज हुई वहां पे, और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पूरे जितने भी तमिल थे सबको मार दिया गया, और मारने के बाद फिर जब किसी तरीके से सोसाइटी में थोड़ी सी पीस लाने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिन्हला मिले, तमिल्स मिले, तमिल में भी इतना ज्यादा आपको डिवीजन मिला। तो सिर्फ सिन्हला को प्रमोट करते करते या ऐसी पॉलिसी जिसमें मेजॉरिटी को प्रमोट किया जाए और माइनॉरिटी को दबाया जाए, ऐसी पॉलिसी जो है हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो पहली केस स्टडी जो श्रीलंका की है वो आपको ये समझाना चाहती है कि किसी भी सोसाइटी में अगर एथनिसिटी अलग है, अगर कंपोजिशन अलग है, तो हमेशा जब भी पावर शेयर किया जाए तो ऐसे शेयर किया जाए कि सभी को मौका उतना ही देना जरूरी है। अगर सभी का इक्वल अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएगी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, चाहे जॉब में हो गई, चाहे एजुकेशन में हो गई, तो कभी भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ही आसानी से सब कुछ चीजें चलेंगी। इसी तरीके से सिविल वॉर होगा और कंट्री को अभी भी श्रीलंका अभी भी इसी फेज से गुजर ही रहा है। अभी आप देखते होंगे श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी, आपने न्यूज़ेस सुनी होंगी, बर्बाद हो गई। वहां पे जो भी प्रेसिडेंट था, लोग उनके घर में घुस गए, आग लगा दी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो तभी होती हैं जब आप जितनी भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में जो भी लोग हैं, अगर आप उनको उस तरीके से प्रमोट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट केस जो आपके पास दिया हुआ है वो बहुत अच्छा केस है, बेल्जियम का केस है। बेल्जियम के केस में आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे भी लैंग्वेज के बेसिस पे एथनिसिटी या लैंग्वेज कंपोजिशन है। जो वहाँ पे डच स्पीकिंग है वो लगभग 59% है, फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो 40% है, और जर्मन स्पीकिंग जो है 1% है। हालांकि आपकी बुक में जर्मन स्पीकिंग के लिए या जर्मन्स के लिए एज सच, इस लैंग्वेज वालों के लिए, इस एथनिसिटी वालों के लिए एज सच कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ आपको कंपैरिजन बताया हुआ है डच और फ्रेंच के बीच का, और कैसे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स लेके आए, और इतनी ज्यादा एथनिसिटी में चेंज होने के बाद भी लगभग इतना ही कंपोजिशन श्रीलंका में था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को प्रमोट करते गए। ये भी चाहते तो सिर्फ डच को प्रमोट करते। अच्छा, इनकी एथनिसिटी समझने लायक है कि जब भी आप इनकी एथनिसिटी आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेल्जियम में दो क्या 3 रीजन है। सबसे पहला फ्लैंडर्स रीजन, दूसरा वलोनिया रीजन। अच्छा, वलोनिया रीजन जो है, ठीक है, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन इसको एक मैप की तरह ले सकते हैं कि ये आपके पास वलोनिया रीजन है और ये आपके पास फ्लैंडर्स रीजन है, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि छोटा सा उसका कैपिटल सिटी है जिसको हम ब्रुसेल्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन को समझते हैं कि जो फ्लैंडर्स हैं ये आपके डच स्पीकिंग है, जो वलोनिया है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। दैट मीन्स अगर पूरी बेल्जियम में बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपको डच स्पीकिंग लोग दिखेंगे और सबसे कम फ्रेंच। और यही जो उनकी ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है वहां पे लगभग 80% आपको फ्रेंच दिखेंगे और 20% है आपको 20% आपको डच स्पीकिंग दिखेंगे। ठीक है, तो जो उनकी कैपिटल सिटी है वहां पे आपको अलग कंपोजिशन दिख रहा है और बाकी कंट्री में अलग कंपोजिशन दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इतनी ज्यादा एथनिसिटी होने के बाद भी उन्होंने कैसे इस चीज को हैंडल किया, इस चीज को हम बहुत ही कायदे से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एथनिसिटी में क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, बेल्जियम ने कैसे पावर शेयर किया वो आप समझते हैं। बेल्जियम में आपको बताया कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट, सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जिसको उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया। 3 टियर मैकेनिज्म अपनाया, और इसके अलावा जो उनकी कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसके लिए गवर्नमेंट की पूरी सब कुछ अलग ही कर दिया उन्होंने। इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसके लिए अपनी गवर्नमेंट की एक अलग ही सिस्टम जो है उसके लिए डेवलप कर दिया, क्योंकि वहां पे एथनिसिटी बिल्कुल अलग थी। वहां पे आपको फ्रेंच ज्यादा दिखेंगे और डच ब्रसेल्स में आपको कम थे, इसलिए वहां पे बिल्कुल अलग कर दिया। अच्छा, उन्होंने किया क्या क्या? सबसे पहले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे रीजनल गवर्नमेंट हो, सभी में
डच और फ्रेंच को 50-50% का रिकॉग्निशन दे दिया। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स आएंगे उसमें 50% फ्रेंच होंगे, 50% डच होंगे। स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो भी लोग आएंगे वो भी 50-50% फ्रेंच और डच होंगे। इसके अलावा ब्रसेल्स को क्या कर दिया, स्पेशल स्टेटस दे दिया जिसमें से दोनों लैंग्वेज। अच्छा, दूसरी चीज एक और पॉलिसी लेके आए कि जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनेंगी उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए सबसे पहले, और उसके अलावा दोनों का उसमें भी शेयर जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और एक और चीज उन्होंने की कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको, जैसे अपने इंडिया में हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। दैट मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नीचे ही स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी गई हैं एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन पॉलिसीज को लेके आए और लगभग आपने देखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया पावर्स का, चाहे फ्रेंच हो चाहे डच हो, लगभग सभी को 50-50% उन्होंने रखा। तो इस कारण से, और सेम ऐसे ही ब्रुसेल्स में भी अलग गवर्नमेंट बनाई, लेकिन वहां पे भी भले 80% फ्रेंच थे और 20% फ्रेंच थे, डच थे, वहां पे भी 50-50% जो भी उनकी मिनिस्टर्स होंगे या जो भी होगा वहां पे उनको दिया। और इसके साथ साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट को प्रमोट किया। कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट मीन्स जो भी उनकी लैंग्वेज रिलेटेड कम्युनिटी थी उनको प्रमोट करेगी। उनकी जैसे लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ जैसे नगर निगम होता है, हमारी बेसिक जो भी लोकल इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस करता है, वैसे उनकी जो कम्युनल इश्यूज होते थे या जो भी लोकल इश्यूज होते थे उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। और अपनी अपनी जो भी गवर्नमेंट है वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को यही कम्युनिटी जो है वो डील करती थी। दैट मीन्स उन्होंने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि ब्रुसेल्स को बेल्जियम को पूरी दुनिया में इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिला इस पॉलिसी के आने के बाद से, कि आपको मालूम होगा कि ये जो बेल्जियम है ये यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, एक मेंबर है, मेंबर कंट्री है। तो आपने यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है उसको ब्रुसेल्स में बना दिया गया। दैट मीन्स इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया गया कि इस चीज से आप कैसे पावर शेयर किया जाता है, क्योंकि बेल्जियम में इस तरीके से जो 4 अमेंडमेंट लाने के बाद से उन्होंने सेंट्रल, स्टेट और कम्युनल गवर्नमेंट बनाया। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी एज सच इश्यूज होते हैं उसमें भी मेजॉरिटी में 50-50% जो है कम्युनल गवर्नमेंट बनाई। इसके अलावा ब्रुसेल्स का अलग स्टेटस दे दिया, अलग गवर्नमेंट बना दिया उसका। तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया कि वहां पे आज तक किसी भी तरीके का कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ। हमने श्रीलंका का केस देखा जहां पे सिर्फ मेजॉरिटी के लिए करते चले गए, और यहाँ पे हमने इक्वल देखा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर पावर शेयरिंग इक्वल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा कैसे भी सोच सकते हैं कि आप 2 भाई हैं और दोनों भाई को बराबर प्यार मिलता है, तो कभी भी आपके अंदर एक दूसरे के लिए हीन भावना नहीं आएगी, आप कभी भी एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक भाई, श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हला, एक भाई को ज्यादा प्यार मिल रहा है, तमिल दूसरे भाई को प्यार नहीं मिल रहा है, तो दूसरे भाई ने श्रीलंका में आग लगा दी। बेल्जियम में एक भाई फ्रेंच, दूसरा भाई डच, सभी को प्यार बराबर मिल रहा है, किसी ने कोई आग नहीं लगाई, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो पावर शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जरा सा भी कंपोजिशन में डिफरेंस है और एथनिसिटी अलग अलग है, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लें, बांग्लादेश का एग्जांपल लें, यहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे और मुस्लिम्स ने या वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाया, सिर्फ मुस्लिम्स को प्रमोट करते हुए बनाया, और धीरे धीरे हिंदूज, क्रिश्चियन, ऐसा ये सब क्या हो गए, खत्म हो गए। लगभग 26% हिंदू थे, आज पाकिस्तान में 5%, 3% हिंदू भी नहीं बचे हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को अपीज करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। ठीक है, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्या सोचा, गवर्नमेंट पोलराइज करना चाहती थी। दैट मींस जो भी गवर्नमेंट या जो भी पार्टी आती थी वो सिन्हाला को खुश करना चाहती थी कि अगर इनका 79% जो है वोट है, तो अगर ये इनका हमको वोट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे। तो ऐसी अपीजमेंट अगर पॉलिटिक्स होगी, सिर्फ खुश करना चाहे मेजॉरिटी को, अगर इंडिया में हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ पार्टीज काम करती हैं, कुछ पार्टीज मुस्लिम को खुश करने के लिए करती हैं, तो ये अपीजमेंट की पॉलिसीज, दैट मीन पावर शेयरिंग में अगर इस तरीके से अपीज करने की बात आएगी, खुश करने की बात आएगी, तो कभी भी वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अगर आप इकोनॉमी को ग्रो कराना चाहते हैं, या अगर आप कंट्री में बिल्कुल सच किसी भी प्रकार का केओस या किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, तो आप बेल्जियम से एग्जांपल ले सकते हैं और बहुत प्रेम से आप पावर को बराबर बराबर बांट दीजिए, सभी का उतना ही आप रोल जो है उसको आप फिक्स कर दीजिए, जिसके कारण किसी भी प्रकार का अनरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
इन्हीं दो कंट्री के अप्रोचेस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया, सभी लैंग्वेज को इक्वल स्टेटस दिया, सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल एश्योर किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया जिससे सभी अपने अपने कम्युनल या कम्युनिटी बेसिस के राइट्स को या लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके कारण पीस, स्टेबिलिटी और यूनिटी आई। श्रीलंका ने क्या किया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। यहां पे आप देखिए सभी को इक्वल स्टेटस, यहां पे सिन्हला को ज्यादा अच्छा स्टेटस दे दिया गया। मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हलीस को ज्यादा अपीज करने के लिए, दैट मीन बुद्धिस्ट फेवर जो भी है, उन्होंने पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी और तमिल्स को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, मेजॉरिटी कल्चर को भी, यहां पे डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए कम्युनल गवर्नमेंट बनाई और कम्युनिटी को भी इक्वल राइट्स दे दिए थे। लेकिन यहां पे मेजॉरिटी को अपीज करने के लिए या मेजॉरिटी कल्चर को सब जगह लागू करने के लिए, दैट मीन बुद्धिस्ट कल्चर को हर जगह लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, जिसके कारण सिविल वॉर और नेशन डिवीजन की बात तक आ गई। और आज भी श्रीलंका में ऐसा कोई इतना ज्यादा आप डेवलपमेंट या इतना ज्यादा पीस नहीं देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, हालांकि जो आपके पास एग्जांपल्स थे उस एग्जांपल्स के थ्रू आपके दिमाग में एक बात समझ में आ गई होगी कि पावर शेयरिंग जरूरी है। तो वो पावर शेयरिंग कैसे कैसे की जा सकती है। ठीक है, आप इंडिया को भी एग्जांपल लेके इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मीन्स जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बहुत सारी पॉलिसीज है वो बनाता है और उस पॉलिसीज को बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कौन कराता है, एग्जीक्यूटिव। आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो पॉलिसीज को, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया है, जुडिशरी। दैट मीन्स जब आपके पास लेजिस्लेचर, उसके पैरेलल में एग्जीक्यूटिव, उसके पैरेलल में जुडिशरी, जब आपको ऐसे पावर हॉरिजॉन्टल दिखाई दे, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा वर्टिकल, आप देख सकते हैं आपके पास सेंट्रल, स्टेट, लोकल। जब आपको वर्टिकल दिखाई दे तो उसको आप क्या बोलते हैं, वर्टिकल, जिसमें आप सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में पावर को बांटते हैं। नेक्स्ट पावर शेयरिंग कैसा होता है, सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स दैट मीन्स अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। और चौथा पावर शेयरिंग क्या है, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। दैट मीन्स जैसे आपने देखा बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन है, दैट मीन्स पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे भी है, वर्टिकल बेसिस पे भी और सोशल ग्रुप्स भी है। दैट मीन्स इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे पावर जो है चारों फॉर्म में शेयर किए जाते हैं। ठीक है, आप इंडिया को एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक बार और इस बात को समझेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे होती है, कि अगर आप हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स हम क्या हैं, पार्लियामेंट है, हम रूल बनाते हैं, अपने बगल में हमने किसको रखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव, जो हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो कराता है, और उसके बगल में कौन है, जुडिशरी, जो इंश्योर करता है कि सारे रूल सभी माने, और अगर ना माने तो जुडिशरी उसको पनिश करे। दैट मीन्स जब ऐसे ट्रांसफर हो रहा है हॉरिजॉन्टल, जब ऊपर सेंट्रल, नीचे स्टेट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसके अलावा सोशल ग्रुप्स, आपको मालूम है, हिंदूज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, सबकी अपनी अपनी कंपोजिशन है, तो सबके पास अपना अलग अलग पावर है। तो जब सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग हो तो वो सोशल पावर से, सोशल ग्रुप पावर शेयरिंग। और उसके अलावा जब पार्टीज के साथ हम पावर शेयरिंग देखें तो पॉलिटिकल कंपटीशन या पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, डेमोक्रेसी, अगर पावर शेयर ना किए जाए तो क्या डेमोक्रेसी बचेगी? जैसे श्रीलंका अपने आप को बोलता जरूर है कि हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन पावर शेयर तो उसने किया नहीं, तो क्योंकि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को अपीज करता रहा तो वो क्या बन गया, वो फिर डिक्टेटर बन जाएगा। इसलिए अगर किसी एक इंडिविजुअल के पास पावर सेंट्रलाइज हो जाए तो वो डिक्टेटर, और सभी के पास, दैट मीन्स आप देखिए इंडिया में आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर बटी हुई दिखी, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट में भी पावर बटी, दैट मीन्स वो भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में पावर बटी, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन। और पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स ऐसे इनके भी पास भी बहुत ज्यादा पावर है। तो दैट मीन्स इंडिया में या डेमोक्रेसी में, या डेमोक्रेसी को तभी डेमोक्रेसी कहते हैं जब पावर शेयरिंग जो हो वो डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट मीन्स एक के साथ ना हो। ठीक है,
बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इस चैप्टर को यहीं से एंड करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। ये चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि आप भी पॉलिसी मेकर हो सकते हैं, और जब भी आप पॉलिसी मेकर हों तो आप किसी एक कम्युनिटी को अपीज करते हुए आप ना चले जाएं, या आप ऐसे पॉलिटिकल पावर में आए तो सिर्फ एक कम्युनिटी को ना ध्यान देते रह जाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी को ध्यान देंगे तो आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और अगर आप सभी कम्युनिटी का इक्वल पार्टिसिपेशन रखेंगे आप बेल्जियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चाहते तो इस बेल्जियम या श्रीलंका के केस को और डिटेल में बता सकते थे, लेकिन ये ऐसा जितना डिटेल का काम नहीं है। बस आपको इस चैप्टर से पूछ क्या सकता है कि पावर शेयरिंग कैसी होती है, क्यों जरूरी है, और एग्जाम्पल की तरह आपको बेल्जियम और श्रीलंका को समझा देना है। ऐसे इससे ज्यादा कोई इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पावर शेयरिंग आपको हो सकता है कुछ थोड़ी सी दिक्कत जाए, तो इसलिए एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं और अपने बुक को रेफर कीजिए। अब आप अपने बुक से जब भी रीड करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। सिंपल सा चैप्टर है, इसको पढ़िए और अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।